इकोनॉमी से जुड़ी हर खबर पर होगी आपकी नजर। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रेड बॉक्स टीवी। किसी भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल की जब भी बात की जाती है तो उमूमन तामीराती शोबे को ज़ेर बहस ज़रूर लाया जाता है, क्योंकि यही सेक्टर किसी भी मुल्क की मुआशी तामीर और तरक्की का सबसे बड़ा ज़ामिन कहलाता है। अक्सर औक़ात किसी भी चीज़ की बराह रास्त से ज़्यादा उसकी मुंसलिक दूसरे अवामिल के असरात ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर तामीराती शोबे की ही बात की जाए तो इस शोबे का मुतहर्रिक होना इससे मुंसलिक तमाम इंडस्ट्रीज़ को हरकत में ले आता है। इसलिए मुआशी माहिरीन कहते हैं कि तामीराती शोबा सनतों की माँ का दर्जा रखता है, क्योंकि तामीराती शोबा मुख्तलिफ सनतों से मुंसलिक होता है। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ घर बनाया जाए तो इससे वाबस्ता तमाम ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए सीमेंट, ईंट, पत्थर और बजरी से लेकर लोहा, सैनिटरी, इलेक्ट्रीशियन, लकड़ी और पेंट तक की ज़रूरियात पेश आती हैं। इसलिए इनसे तमाम मुताल्लिका इंडस्ट्रीज़ का काम भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है और इस तरह से एक तामीराती शोबे से बराह रास्त और बिलवास्ता मुल्की मईशत और अवाम पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। एक तवील तमहीद बांधने का मकसद हमारे करंट इकॉनमी के आज के स्पेशल एडिशन के हवाले से इंतहाई अहम था, क्योंकि आज जिस मौजू को हम ज़ेर बहस लाएंगे वो पाकिस्तान में तामीराती सनत के फ़रोग से वाबस्ता है और आज तामीराती शोबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। बहरिया टाउन में कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो भी 6 लाख रुपए में, क्या ये मुमकिन है? नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और डिटेल्स जानें। तो नाजरीन, आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर शकील अनवर कमाल साहब, जो कि माहिर मुआशियात हैं, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का एक वसी तजर्बा रखते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर पर गहरी नज़र भी रखते हैं। तो सबसे पहले आपको हम वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका सर? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। आज हम अहम तरीन बात करने जा रहे हैं इमरान खान की जानिब से दिए जाने वाले कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से, और हाल ही में हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क की जो तामीराती सनत होती है वो मुल्क की मईशत में सबसे ज़्यादा अहम तरीन किरदार अदा करती है। जहाँ दूसरी इंडस्ट्रीज़ इस इंडस्ट्री के चलने से आगे की तरफ मुतहर्रिक होती हैं, वैसे ही एक आम आदमी की भी इसके किसी न किसी हद तक वाबस्तगी होती ज़रूर है। तो मेरा सवाल ये है सर कि जो सस्ती शरह के ऊपर फाइनेंसिंग स्कीम लाई जा रही है, ECC के इजलास में उसकी मंजूरी दी गई, उसके हवाले से अभी हमारे पास क्या अपडेट्स हैं? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका बासित। और ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसका एक व्यू पेश कर दूं कि ये तामीराती सनत, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री और इसमें जो वाबस्ता लोग हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको ये, आपके नाजरीन को ये बताऊं कि 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इससे एसोसिएटेड हैं, जिसमें स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सैनिटरी, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ और बेपनाह 40 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ इससे एसोसिएटेड हैं। दूसरी बात, 70% से ज़ायद जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर फोर्स है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है। तो इस इंडस्ट्री को मुतहर्रिक करने का जो फ़ैसला है प्राइम मिनिस्टर साहब का, गवर्नमेंट का, जो कि इस आपने अभी पिछले महीनों में आपको पता चला होगा, आपने अपने लोगों को बताया भी था और सब लोग वाकिफ़ हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद इस इंडस्ट्री के लिए एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था और इसका मकसद सिर्फ ये था कि रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहम पहुंचाया जा सके और दूसरी बात, जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनका पहिया चल सके और नेचुरली इसकी वजह से इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ द कंट्री भी आएगा। ये एक तो वजह थी, इसकी फ़िलॉसफी बिहाइंड दैट ये है। और सेकेंडली ये है कि ये जो इंसेंटिव दे रहे हैं, ये जो आपको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें बैंकों का बड़ा कलीदी रोल है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कम शरह सूद के ऊपर कर्जा दस्तयाब होगा आसानी से तो नेचुरली इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, बढ़ेगी। ये इसकी फ़िलॉसफी है। ठीक है सर। अच्छा नाजरीन, हम अपनी बहस को जो है काफ़ी हद तक एकेडमिक रखने की कोशिश करेंगे। तो सर मैं आपसे कुछ इस्तिलाहात के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। जैसे आज हम हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे, तो हमें बताइए कि हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है, लो कॉस्ट जो हम बोलते हैं हाउसिंग स्कीम्स वो क्या होती हैं, साथ ही साथ स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन तमाम इस्तिलाहात को जो है एक सादा अल्फाज में लेमैन के लिए थोड़ा सा बयान कीजिए। अच्छा जी, हाउसिंग फाइनेंस बहुत अहम चैप्टर है।
یہ پوری دنیا میں جب بھی آپ مکان خریدنے کے لیے جاتے ہیں, زمین خریدنے کے لیے جاتے ہیں, یا کوئی بھی اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, فلیٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کو بینک کی مدد حاصل ہوتی ہے. اس سلسلے میں چونکہ پاکستان میں اس کا رجحان نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر مورٹگیج انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری تصور کی جاتی ہے, جس میں گاڑی لینی ہو, مکان لینا ہو, فلیٹ لینا ہو, اپارٹمنٹ لینا ہو, بلڈنگ لینی ہو, آپ کو مورٹگیج فائنانسنگ ملتی ہے. تو ہاؤسنگ فائنانس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مکان خریدنے کی مکمل استطاعت نہیں ہے, اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے, تو اس کا 40%, 50% یا 25% حصہ جو کہ آپ نہیں ادا کر پاتے, اس کے لیے آپ بینک جاتے ہیں. بینک میں جا کر کے آپ اس پراپرٹی کے, اس زمین کے, اس مکان کے کاغذات کو مورٹگیج کرتے ہیں, اور بینک سے اس کے اوپر آسان شرح کے اوپر آسان شرح سود کے اوپر قرضہ حاصل کرتے ہیں, اور وہ آپ 10 سال کی مدت کے لیے بھی لے سکتے ہیں, 5 سال کی مدت کے لیے بھی لے سکتے ہیں, اور 15 یا 20 سال کی مدت کے لیے طویل مدتی لون بھی لے سکتے ہیں, اور اس میں آپ جو شرح سود ہے وہ ادا کرتے رہیں گے. اب آ جائیے لو کاسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں, یا ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں, پرائم منسٹر صاحب کی یا گورنمنٹ کی جو آپ نے ابھی اناؤنس کیا. ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ذریعے لو کاسٹ ہاؤسنگ یونٹس بنائے جائیں گے, اور اس کو سبسڈی دی گئی ہے, اس میں کنسٹرکشن کے اوپر سبسڈی دی گئی ہے. اب اس میں جو بینکس کے ساتھ جو ارینجمنٹ ہے وہ سب سے اہم ہے, بالکل, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے اس وقت ہاؤسنگ کی, وہ 1 کروڑ سے زائد گھروں کی ہے, اور اگر اس کو 30 لاکھ یونٹ سالانہ بھی بنائے جائیں تو بھی اس کی ریکوائرمنٹ جینون موجود ہے. اور لوگوں کی استطاعت, جو لوگ لو انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اپنی چھت حاصل کرنا, اپنی زمین حاصل کرنا اس وقت ناممکنات میں سے ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جس کے ذریعے لو انکم گروپ کے لوگ بھی اپنا ایک آشیانہ, اپنا ایک گھر بنا سکیں گے. ٹھیک ہے سر, بڑا اچھا ڈیفائن کیا آپ نے ہاؤسنگ فائنینس کو, اور ساتھ میں لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کو بھی, جو کہ عمران خان کا انیشیٹو بھی ہے. اب ہم اگلے کوسچن کی جانب اگر بڑھیں تو جو سستی شرح کے اوپر ہاؤسنگ فائنینس ECC کی جانب سے منظوری کے لیے پیش کی گئی ہے, اس کے کچھ اہم ترین نکات جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے پروپوز کیے گئے ہیں, ان کچھ اہم ترین نکات کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیے سر. آپ دیکھیے, ابھی تو یہ پرپوز کیے گئے ہیں, ظاہر ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ECC ہے اس کے اندر اس کو اپروول دیا جائے گا, پھر اس کے بعد اس کی لیجسلیشن بھی ہوگی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ایک اسی ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے ایک آرڈیننس پاس بھی کیا گیا ہے تاکہ اس کو لیجٹمائز کیا جا سکے, اس سیکٹر کو باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دیا گیا, ایمنسٹی ڈکلیئر کی گئی. اب جہاں تک یہ جو پروپوزلز ہیں, اس وقت موجودہ حکومت نے آج کیبنٹ میٹنگ کے اندر اس کو طے کیا ہے اور اپروول کے لیے یہ گئے ہیں, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سبسڈی دی جائے گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سبسڈی دے گا, ٹھیک ہے, گورنمنٹ سبسڈی دے گی اس سیکٹر کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو میکینزم ہے اس کو طے کیا جا رہا ہے, جس کے اندر 5 مرلے کے گھر جو کہ 120 گز کے قریب ہوتا ہے, اس پر شرح سود 5 سال تک کے لیے 5% ہوگا. آفٹر نیکسٹ 5 ایئرز, آفٹر دیٹ 5 ایئرز, جو نیکسٹ 5 ایئرز ہوں گے اس میں شرح سود 7% ہوگا, 7% ہوگا. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 10 مرلے کے مکان ہوں گے اس میں اسی طرح سے 7%, اور نیکسٹ 5 ایئرز کے لیے 9% طے کیا گیا ہے. اب یہ پروپوزلز جب گورنمنٹ آپ نے فیڈرل کیبنٹ کے اندر طے کرے گی, اس کی تمام نوک پلک کے اوپر ڈسکشن ہوگا, تو ظاہر ہے جب یہ اپروو ہوگا اس کے بعد پھر اس کو لیجسلیٹ کر کے لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا. اس میں جو ہے نا بڑے چیلنجز ہیں. آپ نے ہاؤسنگ فائنانس کی بات کی, آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات کی. پاکستان میں جو بینکنگ سیکٹر ہے جو کہ بہت منافع بخش کاروبار کر رہے ہیں, دے آر مینٹنگ منی, اور بہت مؤثر کردار بھی ادا کر رہا ہے اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر بینکس جو ہیں,
बैंक जो है पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ 0.2% कर रहे हैं, और आपको हैरत होगी कि जो टोटल लोन का 0.2% जो है वो उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस है, जबकि हमारे ही पड़ोस में इंडिया के अंदर हाउसिंग फाइनेंस पोर्टफोलियो बैंकों का 10% है। यूरोप और अमेरिका में चले जाएं तो 90% है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप अमेरिका के अंदर तो मोर्टगेज के ऊपर ही घर लेने का रिवाज है। हमारे यहाँ चूंकि कैश रिच इकॉनमी है, लोगों के पास पैसा है, अब जो कि हम हालांकि अंडर डेवलप होने के बावजूद हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो पैसा है, अगर 1 करोड़ रुपया किसी के पास है, वो ज़मीन खरीदता है, अपार्टमेंट खरीदता है, घर खरीदता है, 50 लाख रुपए से घर खरीदता है, तो अगर उसको बैंक्स के साथ अटैच हो जाए वो, तो उसके पास बहुत अच्छे खासे कैश पैसे बचेंगे, जिससे वो मज़ीद कारोबार कर सकता है, मज़ीद इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा ले सकता है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए वो कुछ और काम कर सकता है। तो बैंक्स को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है, क्योंकि कंज्यूमर एंड पे लोगों को ये फैसिलिटेट करने का गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया है। स्टेट बैंक ने बैंक्स को ये, आप ये कह दें कि उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, और गवर्नमेंट ने भी स्टेट बैंक को ये कहा है कि बैंकिंग लोन्स जो हैं उनका जो पोर्टफोलियो है हाउसिंग फाइनेंस का, उसको 0.2% से 5% पे लाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और अपना घर बना सकें। थैंक यू वेरी मच सर, ये बड़ी डीप इंसाइट्स आपने हमें बताई स्टैटिस्टिकली। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ज़रा बात कर ली जाए तब्दीली के हवाले से, क्योंकि जब भी इमरान खान हुकूमत की हम बात करते हैं तो तब्दीली का नारा ज़रूर बीच में आता है। तो जब बात की जाएगी फाइनेंस के हवाले से, जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड की जा रही है इमरान खान की जानिब से, तो उसके बाद हुकूमत के इस इक़दाम के बाद आप क्या बड़ी तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2 साल से ज़ायद होने को आ गए हैं इस हुकूमत को, और नारे तब्दीली जो है वो एक महज ख्वाब बन करके रह गया है इस आवाम के लिए। हम तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपनी इस गुफ्तगू को एक कंक्रीट और एक जामे पैमाने पर रख जाँचना चाहेंगे हालात को और मामलात को। देखिए, गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है इस 2 साल के अंदर, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और ये 2019 में इन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक एमनेस्टी डिक्लेयर की, जिसके में इन्होंने जनरल बिजनेस के लिए एमनेस्टी डिक्लेयर की, और अभी 2020 के अप्रैल में जैसे ही हमें पेंडेमिक का सामना करना पड़ा, लॉकडाउन की सिचुएशन आई, तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए ये बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया और उस पर फोकस कर रही है गवर्नमेंट। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट दिस थिंग, और ये इसके ऊपर मुख्तलिफ कमेटीज़ काम कर रही हैं जो कि उसकी मैकेनिज़्म को बेहतर और मौसर बनाने की भी यकीनन कोशिश करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है बासित, मैं आपको ये बात बता दूं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिराइव तो कर लेती है, इंस्ट्रक्शंस और एसआरओज दे देती है, लेकिन गवर्नमेंट के जिसको हम कहते हैं कि आपके चैनलाइज सही से नहीं कर पाती, इम्प्लीमेंटेशन में जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती है। इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं ना वो बड़ा कलीदी रोल अदा करेंगे। गवर्नमेंट और स्टेट बैंक इन्होंने ओपन पॉलिसीज़ दे दी, ओके फाइन। दूसरी बात, जो कमर्शियल बैंक्स हैं जहाँ पर आवाम का फुटफॉल होगा, जहाँ पर लोग जाएंगे, बैंकों में जाएंगे और इस कर्जे की सहूलत हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्या वो उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन क्रिएट करेंगे? दूसरी अहम बात, जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, क्या उनको अपने एंड पर काम करने की ज़रूरत है इस मामले में? उसका गवर्नमेंट के साथ उनका लाइजॉन कैसा है? दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ ये है कि लोगों को बैंकों से कम शरह सूद पर जो कर्जा हासिल हो सके वो लेकर अपना घर बनाने में पहल करनी चाहिए, ताकि उनकी अपनी ज़रूरत पूरी हो सके, और दूसरी बात, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा ना हो। अगर फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर ज़्यादा होगा तो वो कैसे अपने घर बना सकेंगे? तो बैंक्स
को कंफर्ट लेवल में लेकर के आएं, उनको ईज करें ताकि वो आसान शराइत के ऊपर उनको कर्ज मिलने की सहूलत हो। इसमें कोई वन विंडो ऑपरेशन क्रिएट किया जाए। फिर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, लैंड के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, यहाँ पर मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, बिल्डर्स की एसोसिएशंस हैं, मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स, बिल्डर्स और बड़े बड़े मेगा सिटी के प्रोजेक्ट कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में आ तो रहे हैं, लेकिन लैंड का टाइटल, इसके अलावा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़, इसके अलावा दीगर जो यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करने के इदारे हैं, उनकी तरफ से किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है ताकि जो एंड यूज़र है, एक मैंने कर्जा ले लिया मकान के लिए बैंक से, ओके जी 5% 10% वट एवर बी द प्राइसेस, मैंने वो ले लिया। अब मैं जब लैंड परचेज करने के लिए गया हूँ या हाउसिंग स्कीम के अंदर इस्तिफादा हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ लैंड के टाइटल में प्रॉब्लम है, वहाँ पर दीगर जो यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करनी की जानी है गवर्नमेंट की तरफ से, दीगर एजेंसीज़ की तरफ से, उसमें अगर डिले है तो फिर ये चीज़ें बेकार हो जाएंगी। बहुत अच्छा सर, आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशन और साथ ही साथ मैनेजमेंट के हवाले से कुछ नुक्ता नज़र अपना बयान किया। अब ज़रा बात कर ली जाए कुछ मुश्किलात और चैलेंजेस के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान हाउसिंग सेक्टर जो है वो इस वक्त किस किस्म की मुश्किलात को जो है फेस कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ये तामीराती शोबा है उतना ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितना इसके अंदर पोटेंशियल है? ये बहुत अहम बात है कि इकनॉमी अगर एज ए होल चलेगी तो जाहिर है इकोनॉमी का हर सेगमेंट और हर सेक्टर जो है वो फ्लरिश करेगा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 ईयर से इकोनॉमी मेल्ट डाउन का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर मईशत सुकड़ रही है और उस पर ये बुरा ये हो गया कि 4 महीने से हम एक पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा श्रिंक हुई है, स्पेंडिंग्स डाउन हुई हैं, प्रोडक्शन कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मुलाजमत के मौके जो है ना वो कम हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, जिसकी वजह से नेचुरली ये सेक्टर भी सफ़र कर रहा है और लोगों की जेबें इस काबिल नहीं है, उनकी इजाज़त नहीं दे रही है उनको जेब कि वो अपनी डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मीट करें, अपने बिजनेसेस को मैनेज करें या नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ राग़िब हो सकें। तो नया इन्वेस्टमेंट होराइज़न खोलना इस वक्त बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी है इस क्राइसिस के अंदर। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि इंटरेस्ट रेट 13.25% से घट करके 7% पर आ गया, लोएस्ट लेवल पर आ गया अपने, ठीक है। और गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ड्रास्टिकली इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन किया ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल हो सके, लोगों को आसान शरह के ऊपर, कम शरह सूद पर कर्ज मयसर आ सके। जब कर्जा मिल जाएगा उनको कम शरह सूद के ऊपर, तो वो उसको स्पेंड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, नई चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इकोनॉमी रिवाइव होने का बहुत इम्कान है, बहुत इम्कान है। इसमें चैलेंजेस, जहाँ तक आपने बात की, चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है, लोगों की इनकम्स जो है ना वो श्रिंक हो रही हैं, इकॉनमी श्रिंक होने की वजह से, तो जाहिर है टाइम लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर सिंसेरिटी के साथ लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम को आम आदमी की दस्तरस में लाना चाहती है तो उसको बहुत सीरियस और बहुत जल्दी ये इक़दामात करने पड़ेंगे। इससे ना सिर्फ इकोनॉमिक रिवाइवल हो सकेगा बल्कि इंडस्ट्री का जो है एज ए होल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 40 से ज़्यादा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ इससे मुल्क है, तो उन सबको इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। ठीक है सर, आपने ज़रा एक मौजू यहाँ पे छेड़ा है जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो इसी मौजू के ऊपर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर इस तरह से कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जब भी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है तो साथ साथ एक और चीज़ भी चलती है, वो है एमनेस्टी स्कीम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से। ये बेसिकली थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिए कि कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी क्या है और इसका हासिल हुसूल क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स। नेचुरली इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव तो देना है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एमनेस्टी डिक्लेयर किया है, एमनेस्टी स्कीम का इजरा किया है। उसमें यह है कि आपको 2020 तक आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, उससे में आपसे मनी ट्रेल नहीं पूछा जाएगा,
पैसे की बाबत सवाल नहीं किया जाएगा। उसको एक्सटेंड भी कर दिया उन्होंने 2021 तक, उसका एक तरीक़ेकार भी बना दिया है कि अगर आप बाहर से पैसा लेकर के आते हैं या कोई भी पैसा है जिसको जो कि अनडिक्लेयर्ड है अभी तक, अगर आप उससे कोई ज़मीन खरीदते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का फिल फॉर आप ऐलान कर देते हैं या फिल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, तो उस तरीके कार के मुताबिक आपको एक नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके अंदर उस कंपनी का अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा जिसमें आप कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल करके उस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, तो उसकी बाबत सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत ज़रूरी भी है, इसलिए कि आपने इतने अगर इंसेंटिव नहीं देंगे तो जो पैसा जामिद हुआ है, मार्केट में पैसा नहीं निकल रहा, आप जानते हैं इस बात को, तो मार्केट में पैसा कैसे निकलेगा? इंसेंटिव देंगे, टैक्स की छूट देंगे, आप रिलीफ देंगे, तो ये रैशनल आपको बनाना पड़ेगा जिसकी बेसिस पर आहिस्ते आहिस्ते ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, दीगर सेक्टर्स की तरह इनफॉर्मल सेक्टर है। अब इसको फॉर्मलाइज करने का भी सफ़र जारी करना है, इसको डिजिटलाइज भी करना है, इसके अंदर लैंड के रिकॉर्ड्स हमारे पास जो है ना वो मैनुअल हैं, उसको डिजिटल करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इंसेंटिव्स तो बहुत मिल रहे हैं हमको, इंसेंटिव के ऊपर हम बहुत पैसा अपना सफ़ेद भी कर लेंगे, मगर इससे एंड यूज़र को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। ठीक है सर, ये एमनेस्टी के हवाले से भी बात हो गई। अभी हमने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की तामीराती सेक्टर के हवाले से, लेकिन आप ये बताइए कि जब ये तामीराती सेक्टर मुतहर्रिक होता है तो इससे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो वाबस्ता हैं वो आगे की जानिब बढ़ती हैं और इससे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? मैंने आपको बताया कि 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ इससे एसोसिएटेड होती हैं। सबसे बड़ी पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री है। पाकिस्तान स्टील इंपोर्ट भी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सीमेंट एक्सपोर्ट करता है, एबेंडेंस में सीमेंट बनाते हैं, हमारे लोकल कंजम्पशन को भी पूरा करता है। इससे अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, सैनिटरी की बेपनाह लोग हैं। और इस इंडस्ट्रीज़ के अलावा 40 के करीब अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुल्क हैं, जो से एसोसिएट होती हैं। ओके, लेकिन आपको बताऊं कि 70% से ज़ायद मजदूर, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, नॉन स्किल्ड लेबर हो, उसका रोज़गार इससे वाबस्ता है, विच इज़ अ बिग थिंग। अगर जितने लोगों का रोज़गार इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, अगर उनके रोज़गार की को इस्तेहकाम मिल जाए, उसको स्ट्रेंथ मिल जाए, उसकी सिक्योरिटी हो, तो वो उसी वक्त सिक्योर होगा ना उसका रोज़गार, जब इंडस्ट्री चलेगी। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? तो इंडस्ट्री 40 से ज़्यादा एसोसिएटेड है इसके साथ, और सारी इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ेगा इसकी वजह से। ठीक है सर, ये तो हमने एक बिगर स्केल के ऊपर बात कर ली है, लार्जर स्केल पे थोड़ी सी, लेकिन अगर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस की स्कीम मंजूर की जाएगी अगर, तो इससे एक तनख्वाहदार आदमी जो कि एक लेमैन कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान में, उसके लिए इससे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं उसको? देखिए, एक लेमैन, एक तनख्वाहदार आदमी, एक लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला NAPHD, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए जो हाउसिंग स्कीम्स पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम से बनाई जा रही है, गवर्नमेंट का है, उसके लिए उन्होंने लैंड वगैरह वो देख रहे हैं, और मुख्तलिफ़ शहरों में कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और दीगर शहरों में आसपास, क्योंकि शहरों में तो जगह है नहीं, गुंजाइश नहीं है, और शहरों में ज़मीन भी बहुत महंगी है, तो गवर्नमेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लैंड, और उसके ऊपर वो लो कॉस्ट हाउसिंग मकान बना करके देंगे, जिसमें वो सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर, कम शरह सूद के ऊपर उस आम आदमी को लोन की फैसिलिटी भी बैंक से मिलेगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में गवर्नमेंट को बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बताना की भी ज़रूरत है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे एक आम आदमी फ़ायदा उठा सकेगा। मैं सिर्फ दुआगो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इस पर सिंसेरिटी के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको शफाफ तरीके से इसका जो है वो अमल दरामद इसका यकीनी बनाया जाए। ठीक है सर, तमाम तर जो है मौजू हम ज़ेर बहस ला चुके हैं, और एक पॉइंट हमारा अभी भी मिसिंग है, वो है सरमायाकारों का पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप क्या समझते हैं, जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल क्रिएट किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेकर, तो मुल्की सरमायाकार और ख़ास तौर पर जो हमारा ओवरसीज़ सरमायाकार बैठा हुआ है, उसको आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सरमायाकार का मकसद क्या है? ठीक है, उसका मकसद होता है मुनाफा। बिल्कुल। ओके,
आप उसको अगर स्पेस मिलेगी मुनाफा कमाने की तो उसको मिल रही है ना Exactly, amnesty भी दी जा रही है। एमनेस्टी दी जा रही है कि आपसे पैसे की बाबत नहीं पूछा जाएगा, उसका जो तरीक़ेकार है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इतने लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इस वक्त बैंक्स में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इतना लो इंटरेस्ट रेट है, तो सरमायाकारों को चाहिए कि उसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। इस वक्त तो उन लोगों को, स्पेशली जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जो बैरून मुल्क सरमायाकार हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बेहतरीन मौका है, इनको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन ये सोच करके कि अपने मुनाफे के साथ साथ उनको एंड यूज़र को डिलीवर करने की भी एक यकीन दहानी करानी चाहिए। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट के हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो आज तक इल्तवा का शिकार हैं, डिलेड हैं। बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं वो वक्त पर डिलीवरी नहीं कर पाए हैं, अपना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाए हैं, लोगों से पैसे ले लिए हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। आज ज़रूरत ये है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आए, चाहे वो फॉरेन बैरून मुल्क सरमायाकार लगाएं, पाकिस्तानी सरमायाकार लगाएं, प्राइवेट बिल्डर्स लगाएं, या गवर्नमेंट अपना कोई इनिशिएटिव ले, उसको टाइम पे डिलीवर करें, एंड यूज़र तक वो चीज़ वक्त पे मिलनी चाहिए। और दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर शकील अनवर कमाल साहब, हमारे एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट हमारे स्टूडियो में, जिनसे हमने बहुत डिटेल के अंदर इस मौजू के ऊपर बात की, पाकिस्तान की तामीराती शोबे के ऊपर, उसमें रिलीफ पैकेज जो कि अभी हालिया तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है, और ख़ास तौर पे एक अहम तरीन नुक्ता जो कि अभी उठाया जा रहा है वो है हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से। तो हमने तमाम तर नुक्ता नज़र को देखते हुए एक बहुत ही डिटेल में आज डिबेट की। तो नाजरीन, तामीराती शोबे की इसी अहमियत के पेश नज़र अब इसको बाकायदा तौर पर एक अलग इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, और मौजूदा हुकूमत की जानिब से एक कंस्ट्रक्शन पैकेज भी मुहैया किया गया है, जिसके तहत तमाम सूबे वन विंडो ऑपरेशन कर सकेंगे। लोगों को अब मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ दफातर में जाने की ज़रूरियात पेश नहीं आएंगी, बल्कि अब मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता काम एक ही जगह ऑनलाइन सिस्टम के तहत मुमकिन होगा। और जो कोई भी इस शोबे यानी कि कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करेगा, इससे भी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। इसलिए अब सरमायाकारों के लिए बड़ा ही साजगार माहौल पैदा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत पहले 1 लाख घरों के लिए 3 लाख रुपए फी घर तक सब्सिडी दी जाएगी, और 5 मरला के घर पर 5% मार्कअप देना होगा, जबकि 10 मरला के घर पर सिर्फ और सिर्फ 7% मार्कअप अदा करने के बाद आप आसान तरीन इक़साद के जरिए 20 साल में घर अपना बना सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में सरमायाकारी करते हैं, उनके लिए इस पैकेज के तहत यहाँ एक महफूज और मुनाफा बख्श माहौल भी बन सकता है, ताकि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी लें। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र मज़कूरा पैकेज का ताल्लुक आम आवाम से है, पर अब ये आवाम पर मुनहसर है कि वो किस तरह से इस पैकेज से फ़ायदा उठाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम हुकूमती इक़दामात के समरात एक आदमी तक भी पहुँचें, और साथ ही साथ मुल्की मईशत में भी तेज़ी से तरक्की देखने में आए। जब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।